तो चलिए इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। पब्लिक पॉलिसी यानी सार्वजनिक नीति। हम अक्सर मानते हैं कि सरकार की नीतियां बस कुछ ठोस फैक्ट्स और आंकड़ों पर बनती हैं, है ना? लेकिन असल में पर्दे के पीछे भाषा और शब्दों का एक बहुत बड़ा अदृश्य खेल चल रहा होता है। आज हम उसी खेल को समझेंगे। इस खेल को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना होगा कि जब समाज में कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो आखिर ये तय कौन करता है कि असली समस्या है क्या? क्या सिर्फ बड़े-बड़े वैज्ञानिकों या अर्थशास्त्रियों की बातों को ही सही मान लिया जाए या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है? अगर पारंपरिक नजरिए से देखें तो सरकारी कामकाज किसी गणित के फॉर्मूले जैसा लगता है, जहां सब कुछ डेटा से तय होता है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस यानी आलोचनात्मक नजरिए का इस्तेमाल करें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। तब हमें समझ आता है कि नीतियां सिर्फ स्प्रेडशीट पर मौजूद आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये समाज की सोच और इंसानी अनुभवों से बुनी गई एक सच्चाई हैं। अब इस चार्ट को ही देख लीजिए। ये उस पुराने तकनीकी तरीके को बड़ी खूबी से दर्शाता है। इसमें होता क्या है? हम इंसानों को, नागरिकों को बस एक स्प्रेडशीट के खानों में फिट कर दिया जाता है। नीतियां ऐसे निर्जीव डेटा पॉइंट्स पर बना दी जाती हैं जो इंसान की असली भावनाओं और उनके जमीनी संघर्षों को पूरी तरह से अनदेखा कर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मैग्नीफाइंग ग्लास एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। ये हमें उन हाशिए पर खड़े लोगों के असल अनुभवों और उनकी भाषा की परतों को खोलने के लिए प्रेरित करता है। मतलब हमें सिर्फ संख्याओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उन मानवीय कहानियों तक पहुंचना है जो असल में किसी समाज की सच्चाई बयां करती हैं। तो आइए इस व्याख्यात्मक नीति यानी इंटरप्रेटिव पॉलिसी के नजरिए को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है। इसके मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। पहला ये कि हमारी सच्चाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह हम इंसानों की बातचीत और साझा विश्वासों से गढ़ी जाती है। दूसरा, असली ताकत सिर्फ पैसों या संसाधनों में नहीं है, बल्कि उस भाषा में है जो ये तय करती है कि समाज में क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। और तीसरा, सबसे अहम पहलू, नागरिक कोई कठपुतली नहीं है, उनके अंदर सोचने समझने की पूरी क्षमता होती है, जिसे हमेशा केंद्र में रखना जरूरी है। चलिए अब अपने पहले टूल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे भाषा के जरिए समाज पर एक तरह का कंट्रोल बनाया जाता है, जिसे हम विमर्श या डिस्कोर्स की शक्ति कहते हैं। मार्टिन हाजर जैसे विद्वान मानते हैं कि विमर्श सिर्फ कुछ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये विचारों और अवधारणाओं का एक ऐसा मजबूत ढांचा है जो हेल्थ केयर या माइग्रेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर हमारी सोच को दिशा देता है। आसान शब्दों में कहें तो विमर्श वो दायरा तय कर देता है कि हम किसी मुद्दे पर क्या सोच सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं सोच सकते। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भाषा हवा में नहीं तैरती। ये हमारे सिस्टम के साथ इतनी गहराई से जुड़ी है कि ये समाज में ऊंच नीच के फर्क को बनाए रखने का काम करती है। सरकारी दस्तावेज हों, नीतियां हों या मीडिया के लेख, ये सब असल में एक युद्ध के मैदान की तरह हैं, जहां ताकतवर आवाजें ये तय करती हैं कि आम जनता के लिए कॉमन सेंस क्या होना चाहिए। अब बड़े स्ट्रक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने दूसरे टूल पर आते हैं। ये टूल है फ्रेमिंग, यानी वास्तविकता को अपने हिसाब से एक आकार देना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्रेमिंग का पूरा खेल अस्पष्टता पर टिका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी एक ही जानकारी या घटना को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से पेश किया जा सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि फैसला लेने वाले की मंशा क्या है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तस्वीर के किस हिस्से पर रोशनी डालनी है और किसे अंधेरे में छिपा देना है। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। आर्कटिक में तेल की खुदाई के मुद्दे को ही ले लीजिए। एक तरफ इसे जलवायु संकट और पर्यावरण के लिए खतरे के तौर पर फ्रेम किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसे ऊर्जा के एक बेहतरीन समाधान और आर्थिक अवसर के रूप में भी दिखाया जा सकता है। एक ही घटना है, लेकिन फ्रेम अलग होने से कुछ लोगों का फायदा होता है और कुछ को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। फ्रेमिंग के बाद अब हम अपने तीसरे और बहुत ही दिलचस्प पहलू की ओर मुड़ते हैं, जो है आख्यान या नैरेटिव, यानी वो कहानियां जो हम गढ़ते और सुनाते हैं। हम इंसान कहानियों के जरिए ही दुनिया को समझते हैं, लेकिन पॉलिसी के स्तर पर कहानी कहना सिर्फ तथ्यों की लिस्ट पढ़ना नहीं है। ये एक जबरदस्त टूल है
जिससे किसी पर दोष मढ़ा जाता है, किसी को पीड़ित बताया जाता है और समाज को एक खास नजरिया अपनाने के लिए बड़ी ही आसानी से राजी कर लिया जाता है। भाषा किस तरह हमारी सच्चाई रचती है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हरिकेन कटरीना नाम के तूफान के बाद की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। इन शुरुआती खबरों में देखिए कैसे आपदा के शिकार लोगों को लुटेरों का नाम दे दिया गया। इससे पूरी घटना को नागरिक अशांति या सिविल अनरेस्ट के नैरेटिव में बदल दिया गया। और फिर अचानक से शब्दों के इस बदलाव पर गौर कीजिए। कहानी देखते देखते बचाव कार्य से हटकर शहरी युद्ध और गुंडों तक पहुंच गई। ये सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन नहीं थी, ये एक ऐसा भाषाई बदलाव था जिसकी वजह से जमीन पर राहत बचाव के बजाय एक सख्त सैन्यकृत पुलिस एक्शन देखने को मिला। सोचिए, चंद शब्दों ने पूरी पॉलिसी का रुख ही बदल दिया। अब तक हमने जो भी चर्चा की वो कोई किताबी बातें नहीं है। हमें ये समझना होगा कि आज के समय में इन सब बातों का असली मतलब क्यों इतना ज्यादा मायने रखता है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, शरणार्थियों के प्रति बढ़ती शत्रुता और भयानक वैश्विक असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ताकतवर लोग विमर्श और फ्रेमिंग का इस्तेमाल करके नीतियों को कैसे आकार देते हैं। यह सीधा हमारे लोकतंत्र से जुड़ा है, क्योंकि जो नैरेटिव हम तक पहुंचता है वही हमारे समाज का भविष्य तय करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस अदृश्य खेल को चुनौती दी जा रही है। कई समर्पित स्कॉलर्स और ओपन एक्सेस जर्नल्स सक्रिय रूप से एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जो इन हावी होते नैरेटिव्स की सच्चाई सामने लाते हैं। इनका काम ही यह है कि जो विमर्श हम पर थोपा जा रहा है उसकी परतों को उधेड़ा जाए और एक ज़्यादा न्याय संगत दुनिया बनाई जाए। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना ज़रूरी है। अगली बार जब भी कोई न्यूज़ हेडलाइन पढ़ें या किसी नेता का भाषण सुने तो एक पल रुककर सोचें कि आखिर कौन से अदृश्य नैरेटिव और छुपे हुए लोग हैं जो हमारी आज की सच्चाई को फ्रेम कर रहे हैं। ये कहानी हमें कौन सुना रहा है और उसका असल मकसद क्या है। उम्मीद है ये विश्लेषण कुछ नए नजरिए दे पाया होगा।